Good morning and Jai Hind, dear students. Welcome to class of geography. Dear students, the chapter which is going on is disaster and its management. So we are discussing different types of natural disasters. We discussed about floods, we discussed about earthquakes. Today mainly we will discuss about drought and tsunami. So please open your book, chapter number 10, and the chapter is disaster and its management. So dear students, chapter is disaster and its management, and today first we will discuss about droughts. What is drought? Which are the drought prone areas? So first we should know that what is drought. Drought क्या है? So extreme shortage of water in a region is called drought. अगर किसी रीजन में वाटर की एक्सट्रीम शॉर्टेज हो जाए, बहुत ज्यादा कमी हो जाए, तो दैट इज नोन एज ड्रॉट. क्लियर? सो एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर इन अ रीजन इज कॉल्ड ड्रॉट. इट अफेक्ट्स human beings, animals and agricultural production. As you know that water is one of the most important natural resource. So if anywhere there is shortage of water and there is extreme shortage of water, then it will affect everyone, like human beings, animals as well as एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. सभी को ये अफेक्ट करेगा, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे एनिमल्स हो या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो. तो द ड्रॉट प्रोन एरियाज आर दोज दैट एक्सपीरियंस लो एंड वेरिएबल रेनफॉल. अब क्वेश्चन है कि ड्रॉट प्रोन एरियाज कौन से हैं, या वो कौन से एरियाज हैं जहां पे ड्रॉट आने के चांसेस ज्यादा हैं. सो द ड्रॉट प्रोन एरियाज आर दोज दैट एक्सपीरियंस लो एंड वेरिएबल रेनफॉल. वो सारे एरियाज ड्रॉट प्रोन एरियाज हो जाएंगे जहां पर रेनफॉल जो है वो या तो वेरिएबल है या बहुत कम है. क्लियर? देन more than 70% of the total cultivable land in India is drought prone. Now try to understand. More than 70% of the total cultivable land. इंडिया का जितना भी cultivable land है उसका 70% से ज्यादा वो ड्रॉट प्रोन है, या वो एरियाज है जहां पर रेनफॉल लो है या वेरिएबल है. सो यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स और द पीपल हु आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. सो दीज एरियाज रिसीव लो एंड हाईली अनरिलायबल रेनफॉल एंड हैव इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज. अब क्या है, तो ये जो एरियाज हैं यहां पर रेनफॉल बहुत लो है और हाईली अनरिलायबल है, अनसर्टेन है. और एक दिक्कत और है कि दीज आर दोज एरियाज वेयर इरिगेशन फैसिलिटीज आर नॉट एडिक्वेट. ठीक है ना? तो क्या बताया मैंने कि मोर देन 70% ऑफ द कल्टिवेबल लैंड इज ड्रॉट प्रोन. हमारा जितना भी कल्टिवेबल लैंड है इंडिया में उसका 70% से ज्यादा लैंड वो ड्रॉट प्रोन है, वहां पे ड्रॉट आने के चांसेस ज्यादा है. एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ these areas receive
low and highly unreliable rainfall, and even the irrigation facilities are not adequate. Then अब ये जाने कि वो एरियाज हैं कौन कौन से इंडिया के। तो द ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ इंडिया आर राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न ओडिशा, रायलसीमा इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, सेंट्रल महाराष्ट्र, इंटीरियर कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। लोग कितने सारे स्टेट्स आ गए विच आर द ड्रॉट प्रोन, विच आर इन ड्रॉट प्रोन एरियाज। आई एम रिपीटिंग इट वन मोर टाइम दैट द ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ इंडिया आर राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न ओडिशा, रायलसीमा इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, सेंट्रल महाराष्ट्र, इंटीरियर ऑफ कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। These are those states or regions which are drought prone in India. कितना बड़ा हिस्सा जो है इंडिया का वो ड्रॉट प्रोन है। एंड मैंने इसके पीछे क्या रीजन बताया, दैट वहां पर रेनफॉल जो है वो लो है और बहुत अनरिलायबल है, बहुत अनसर्टेन है। ओके, देन ड्रॉट्स स्टिल ऑकर एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। अभी भी ड्रॉट जो है ना फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे आ सकता है, अभी भी आता है। However, its capacity to kill a large number of people and animals has now been reduced due to better drought management. लेकिन अब क्या है कि अभी भी ड्रॉट आते हैं, लेकिन अब जो इसकी कैपेसिटी है, जैसे पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग मारे जाते थे, बहुत सारे एनिमल्स मारे जाते थे, बट नाउ इट्स कैपेसिटी टू किल लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड एनिमल्स हैज नाउ बीन reduced due to better drought management and development of irrigation and transport facilities. अब क्या है, देखो पहले जो ड्रॉट आते थे वो they were able to kill, they were having capacity to kill large number of people and animals, but now it has been reduced. Why and how reduced? Because of better drought management, development of irrigation and transport facility. अब जो ड्रॉट का मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतर हो गया है, इरिगेशन का जो फैसिलिटीज है दैट इज ऑल्सो वेरी डेवलप्ड, एंड जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। तो कहीं ना कहीं अब जो नुकसान है ड्रॉट से वो रिड्यूस हो गया है। ओके, तो नाउ व्हाट should be precautions which we have to take against drought। ठीक है, ड्रॉट के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस करना चाहिए। लर्न टू हार्वेस्ट एंड कंजर्व वाटर एट होम। आपको अगर ड्रॉट प्रोन एरियाज में है तो आपको वाटर को हार्वेस्ट और कंजर्व करना आना चाहिए। यू हैव टू लर्न। ओके, देन डेवलप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को डेवलप करना होगा जिससे कि रेन वाटर को आप कंजर्व कर सके, हार्वेस्ट कर सके। देन प्रमोट ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करना होगा, इससे भी वाटर जो है वाटर को सेव किया जा सकता है। इंक्रीज फॉरेस्ट कवर थ्रू प्लांटेशंस। प्लांटेशंस करने होंगे जिससे कि हमारा फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज हो, और अगर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होगा तो वो डेफिनेटली रेनफॉल जो है वो भी बेहतर हो जाएगा। देन एनकरेज क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स।
बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं क्रॉप इंश्योरेंस के कि अगर आपका क्रॉप फेल हो जाता है तो उसके बदले में आपको उसका जो भी नुकसान है वो आपको मिल जाता है, कंपनसेशन मिल जाता है. सो टू इनकरेज क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स एंड प्लांट ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स को प्लांट करना होगा जो ड्रॉट रेसिस्टेंट हैं. ये सारे प्रिकॉशंस लेके ना वो जो है ड्रॉट के नुकसान से बचा जा सकता है. देन the best way to fight the menace to drought on the agricultural front is to provide proper irrigational facilities. जो बेस्ट वे है अगर एग्रीकल्चरल फ्रंट की बात करें, इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, देन द बेस्ट वे इज टू प्रोवाइड प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज. अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज है ना तो एग्रीकल्चर के लिए जहां पर इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है तो हम ड्रॉट से अपने क्रॉप को बचा सकते हैं. ठीक है. एंड दिस हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. तो पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, दीज आर द 3 स्टेट्स जहां पर प्रॉपर इरिगेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करके जो है क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ. सो दिस हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. Now dear students, we will discuss about tsunamis. Okay, so a tsunami develops when a large mass of water is displaced. देखो जब large mass of water displace होता है ना तो सुनामी डेवलप होता है. ठीक है ना. So a tsunami develops when a large mass of water is displaced. Now question is कि आखिर वो वाटर जो लार्ज मास ऑफ वाटर है why it will be displaced? So this can be caused by an undersea earthquake or a volcanic eruption. ये या तो अंडर सी, जो सी के अंदर जो अर्थक्वेक आते हैं उसकी वजह से हो सकता है या वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से हो सकता है. सो दिस कैन बी कॉज्ड बाय एन अंडर सी अर्थक्वेक और अ वॉल्केनिक एरप्शन. So when an undersea earthquake occurs, it causes large areas of the sea floor to rise or subside. जब एक अंडरसी अर्थक्वेक आता है तो सी फ्लोर का जो लार्ज एरिया है वो राइज करता है या सबसाइड कर जाता है. और इसकी वजह से क्या होता है? दिस लीड्स टू द ऑकरेंस ऑफ ह्यूज वेव्स. ह्यूज वेव्स बन जाते हैं इससे. Why? Because of an undersea earthquake. It occurs when it occurs, it causes large areas of the sea floor to rise or subside, and this leads to the occurrence of huge waves. And you know, tsunami travels at a very high speed of about 500 to 1000 km per hour. Just imagine the speed. सुनामी जो है वो 500 किलोमीटर पर आवर से 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है. और अगर इतने स्पीड से वाटर ट्रेवल करता है तो इट इज डिजास्टर. ये जो भी इसके रास्ते में आएगा सब कुछ ये खत्म कर देगा. हाँ, ये अलग बात है कि इट्स स्पीड reduces when it enters the shallow coastal waters and its height increases. अब क्या होता है, जब ये shallow coastal waters की तरफ आता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और इसकी जो हाइट है वो बढ़ जाती है. क्लियर? इसका स्पीड कम होता है. जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली ये 500 से 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ सकता है, बट व्हेन इट इंटर्स द शैलो कोस्टल वाटर्स तो इसका स्पीड रिड्यूस होता है एंड इसकी हाइट जो है वो बढ़ जाती है. So when tsunami reaches the coast, it appears as a wall of water with its tremendous energy.
क्या होता है कि जब ये सुनामी कोस्ट के पास पहुंचती है, ओशन या सीज कोस्ट के पास पहुंचती है, तो ये वाटर के वॉल की तरह से दिखता है। मैंने बताया था ना कि जब उस एरिया में पहुंचती है तो ये इसकी स्पीड रिड्यूस होती है और इसकी हाइट बढ़ जाती है, तो ये वाटर के वॉल की तरह से दिखता है, ट्रिमेंडस एनर्जी के साथ। और ये जो फास्ट मूविंग वेव है ना, इट कैन क्रश एवरीथिंग, इट कैन क्रश हाउसेज एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन द कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरियाज में जो भी है, चाहे वो हाउसेज हो या कोई भी स्ट्रक्चर्स हो, ये सबको क्रश कर सकती है। इतना एनर्जी होता है, इतना पावर होता है। लार्ज ऑब्जेक्ट्स सच एज शिप्स कैन बी पुश्ड सेवरल किलोमीटर्स इन लैंड, और उसी स्पीड से कई सारे जो बड़े बड़े शिप्स हैं उसको भी वो कई किलोमीटर अंदर तक भेज सकता है, उसको कई किलोमीटर अंदर तक पुश कर सकता है, बिकॉज ऑफ ट्रिमेंडस एनर्जी। सुनामी कॉजेज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो मैंने बताया कि जिस तरह से वो कोस्टल एरियाज में इंटर करता है और जिस ट्रिमेंडस एनर्जी के साथ इंटर करता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना लॉस होगा लाइफ का एंड प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का बड़ा लॉस, लाइफ का बड़ा लॉस। मोस्ट ऑफ द डेथ्स कॉज्ड बाय अ सुनामी आर ड्यू टू ड्रोनिंग। और पता है ज्यादातर डेथ सुनामी में क्यों होते हैं? जब वाटर बहुत तेजी से कोस्टल एरियाज में इन करता है तो बहुत सारे लोग उसमें डूब के मर जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द डेथ्स कॉज्ड बाय अ सुनामी आर ड्यू टू ड्रोनिंग। Although tsunamis are not frequent, they can occur at any time of the year. तो सुनामी जो है ना, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो कभी भी ईयर के किसी भी टाइम में आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। इट कैन ओरिजिनेट एनी टाइम। ओके, नाउ अभी तो आपने जाना कि व्हाट इज सुनामी, how it occurs, how it, how it is the cause of great loss, great damage to life and property. So now the question is कि what precautions anyone should take against tsunami to reduce the losses, to reduce the damages. So if you are experience an earthquake that lasts for about 20 seconds or longer, when you happen to be in a coastal area, move to higher ground immediately after the shaking stops. सपोज करिए कि आप किसी कोस्टल एरियाज में हैं या किसी कोस्टल एरिया में हैं और आपने कोई अर्थक्वेक आपने एक्सपीरियंस किया जो कि 20 सेकेंड या उससे लंबे समय का है, तो प्लीज जैसे ही अर्थ का शेकिंग रुकता है आप हायर ग्राउंड की तरफ चले जाएं। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट वन मोर टाइम। इफ यू आर एक्सपीरियंस एन अर्थक्वेक, एक ऐसा अर्थक्वेक एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो 20 सेकेंड या 20 सेकेंड से ज्यादा का है, और अगर आप किसी कोस्टल एरिया में हैं तो आप किसी हायर ग्राउंड पे चले जाएं इमीडिएटली आफ्टर द शेकिंग स्टॉप्स। जैसे अर्थ का शेकिंग स्टॉप हो जाएगा, आप तुरंत भाग के हायर ग्राउंड पे चले जाएं। In some cases, the sea water may reduce up to 800 meters from the coast. Do not enter this temporary dry area, as the sea water may come back soon. कई बार ऐसा होता है कि ये जो सी वाटर है ये 800 मीटर तक कोस्ट से अंदर चला जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो आप उसको ड्राई एरिया समझकर आप उसमें इंटर न करें। डू नॉट इंटर दिस टेम्पररी ड्राई एरिया बिकॉज सी वाटर में कम बैक सून। सी वाटर जो है वो जल्दी वापस आ सकता है और बहुत ट्रिमेंडस पावर के साथ वापस आ सकता है, तो आपको बहा देगा। सो do not enter the temporary dry area as the sea water may come back soon. Know the height of your street above sea level and the distance from the coast.
अगर आप कोस्टल एरियाज के आसपास रहते हैं तो आपको अपने स्ट्रीट की हाइट पता होनी चाहिए, वो सी लेवल से कितने हाइट पे है और वो सी से या कोस्ट से कितनी दूरी पे है. सो यू शुड नो द हाइट ऑफ योर स्ट्रीट अबव सी लेवल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट. ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज द एरियाज ऑफ ग्रेट रिस्क आर लेस देन 10 मीटर अबव सी लेवल एंड विद इन 2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट. तो कोस्टल एरियाज के वो एरियाज ज्यादा रिस्क पे हैं जो सी लेवल से 10 मीटर अबव पर हैं, उस हाइट पे हैं, या जो सी लेवल से या कोस्ट से 2 किलोमीटर के अंदर हैं, वो ज्यादा रिस्क में हैं. उसके बाद prepare a plan of evacuation route from your house, school or workplace and find an area about 30 meter above sea level. आपको एक प्लान करना पड़ेगा, ठीक है ना? वो जगह एक प्लान करना होगा. आपके घर से, स्कूल से, वर्क प्लेस से ऐसा एरिया फाइंड करना पड़ेगा जो सी लेवल से 30 मीटर अबव है, वो थोड़ा कम रिस्क जोन वाले हैं, वहां आपको जाना पड़ेगा. तो बट बिफोर दैट यू हैव टू प्रिपेयर ए प्लान कि कभी इस तरह की प्रॉब्लम आई तो आप वहां जा सके. एंड यू शुड बी एबल टू रीच अ सेफ लोकेशन इन 15 मिनट्स. और आपको ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि आप उस एरिया में 15 मिनट्स के अंदर पहुंच जाएं, सेफ लोकेशन पे पहुंच जाएं. ओके, देन The tsunami warning system should be installed in high risk zones. सपोज करिए कि आप सुनामी के हाई रिस्क जोन में हैं, तो आपको सुनामी वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि वो आपको लगातार वार्न करता रहेगा. सो इफ यू आर इन हाई रिस्क जोन्स यू हैव टू इंस्टॉल सुनामी वार्निंग सिस्टम्स. उसके बाद इफ यू आर विजिटिंग अ प्लेस इन हाई रिस्क जोन, सपोज करो कि आप उस हाई रिस्क जोन में विजिट करने जा रहे हो, चेक विद द होटल और टूर ऑपरेटर्स अबाउट सुनामी इवैक्यूएशन इंफॉर्मेशन एंड हाउ यू वुड बी वार्न्ड अबाउट इट. तो अगर आप किसी ऐसे इलाके में जा रहे हो जो हाई रिस्क जोन का है सुनामी का, तो आप अपने होटल या टूर ऑपरेटर्स से चेक कर लें कि सुनामी इवैक्यूएशन इंफॉर्मेशन क्या है, कैसे आपको उसकी वार्निंग मिलेगी, और अगर वार्निंग मिलती है तो कैसे आप 15 मिनट में किसी सेफ प्लेस पे उस होटल से या उस जगह से चले जाओगे. सो यू हैव टू आस्क, यू हैव टू कीप इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस. Then discuss tsunami with your family as this will help reduce the fear and anxiety associated with it. सुनामी के बारे में अगर आप उन जोन्स में हैं तो सुनामी के बारे में अपने फैमिली से डिस्कस करिए, और जब आप लोग साथ बैठ के डिस्कस करोगे तो आपका डर कम होगा, जो आपकी एंजाइटी है इनसे लेकर वो कम होगा. क्योंकि अगर आपको प्रॉपर पता हो कि व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक अगेंस्ट सुनामी, देन यू कैन रिड्यूस द डैमेज. आपका डर कम होगा, आपका एंजाइटी कम होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, that's all for today. We discussed about drought and tsunami today. So it is my humble request to all my students, please read all the topics carefully and please frame question and ask questions. So now we will meet in next class with revisional plans. Till then, thank you and have a nice day.